हेलो दोस्तों। तो ये अध्याय 4 है साइंस एंड टेक का, और हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं जैव प्रौद्योगिकी, बायो पेटेंट, एआई, साइबर सुरक्षा एवं उभरती प्रौद्योगिकी। ठीक है, यह सबसे बड़ा अध्याय है। साइंस टेक में देखें तो सबसे बड़ा अध्याय भी है और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय भी है। ठीक है, यानी कि इस अध्याय से 50% जो प्रश्न हैं इसी अध्याय से पूछे जाने की संभावना है। तो हम लोग इसे एक वीडियो में लेकर नहीं आएंगे, टुकड़ा टुकड़ा करके जो वीडियो होगा, एक एक टॉपिक का एक वीडियो लेकर के हम आएंगे ताकि विस्तार पूर्वक इसे समझ सके और इससे संबंधित नोट्स जो है हम लोग बना सकें। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। सबसे पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक ही टॉपिक है, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है? तो सबसे पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी मानव स्वास्थ्य और समाज को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नए उत्पादों, विधियों और जीवों को विकसित करने के लिए जीव विज्ञान का उपयोग है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी जिसे अक्सर बायोटेक के रूप में संदर्भित किया जाता है, पौधों, जानवरों के पालतूकरण और किण्वन की खोज के साथ सभ्यता की शुरुआत से ही अस्तित्व में है। बायोटेक के शुरुआती अनुप्रयोगों ने ब्रेड और टीकों जैसे उत्पादों के विकास को जन्म दिया। हालांकि पिछली सदी में इस क्षेत्र में ऐसे तरीके विकसित हुए हैं जो जीवित जीवों की आनुवांशिक संरचना और जैव आणविक प्रक्रियाओं में हेरफेर करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भारत में स्थिति देख लेते हैं। तो भारत दुनिया भर में जैव प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 12 गंतव्यों में से एक है और एशिया प्रशांत में जैव प्रौद्योगिकी के लिए तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य है। भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में अनुमानित जो है वो 130 बिलियन डॉलर जो है को पार कर गई है और पिछले 11 वर्षों में मूल्यों में कई गुना वृद्धि देखी गई है, जिसमें कोविड-19 ने उद्योग को बहुत ज़रूरी बढ़ावा दिया है। ठीक है, आज भारत जैसे नवाचार और जैव विनिर्माण के लिए अग्रणी गंतव्यों में से एक के रूप में तैयार है और इसलिए इसे एक उभरते क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है और 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के भारत के दृष्टिकोण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो एग्रीकल्चर्स, बायो आईटी और बायो सर्विसेज में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो इसे देखें जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में, तो कृषि में, पर्यावरण में, उद्योग में, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा में। ठीक है, तो आइए हम लोग इसे बारी बारी से समझते हैं। तो बायो फार्मास्यूटिकल्स देखें तो भारत दुनिया में कम लागत वाली दवाओं और टीकों के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। ठीक है, भारत बायोसिमिलर के मामले में भी अग्रणी है। घरेलू बाजार में सबसे अधिक संख्या में बायोसिमिलर स्वीकृत है। ठीक है, जैव कृषि देखें तो भारत के लगभग 55% भूभाग पर कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां होती है। भारत बीटी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया भर में जैविक कृषि भूमि का 5वां सबसे बड़ा भाग है। बीटी कॉटन कीटनाशकों, समुद्री बायोटेक और पशु बायोटेक से मिलकर बने बायो एग्री में 2025 तक अपने बायो इकोनॉमी योगदान को 10.5 बिलियन डॉलर से 20 बिलियन डॉलर तक लगभग दोगुना करने की क्षमता है। ठीक है, जैव औद्योगिक। ठीक है, तो औद्योगिक प्रक्रियाओं में जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग पूरे देश में विनिर्माण और अपशिष्ट निपटान को बदल रहा है। ठीक है, जैव आईटी और सेवाएं देखें तो भारत अनुबंध निर्माण, अनुसंधान और नैदानिक परीक्षणों में एक मजबूत क्षमता प्रदान करता है और अमेरिका के बाहर दुनिया भर में सबसे अधिक यूएस एफडीए अनुमोदित संयंत्र का ये घर है। ठीक है, 2025 तक
$150 बिलियन और 130 तक $300 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसकी CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखें तो 17% होगी। ठीक है, 2025 तक 6,000 प्लस बायोटेक स्टार्टअप बढ़कर 10,000 प्लस हो जाएंगे। 760 बायोटेक कंपनियां, ठीक है, ये है 800 से ज़्यादा बायोटेक उत्पाद और तकनीक समर्थित उत्पाद। ग्रीनफील्ड फार्मा के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI को अनुमति है। ब्राउनफील्ड फार्मा के लिए सरकारी मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। 74% तक FDI स्वचालित मार्ग के तहत है और 74% से अधिक सरकारी अनुमोदित मार्ग के तहत है। चिकित्सा उपकरणों के निर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक FDI की अनुमति है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। ठीक है, ये बायोटेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। तो इसमें देखें, जो ऊपर हमने इस चार्ट में देखा उसी को देख लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है। तो सबसे पहले हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में देखें तो जैव प्रौद्योगिकी ने इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन और आणविक निदान के उत्पादन सहित चिकित्सा में अभूतपूर्व विकास को सुगम बनाया है। जीन थेरेपी और टीके जैसे कि हेपेटाइटिस बी के लिए जैव प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक इंजीनियरिंग के बीच तालमेल का उदाहरण देते हैं। इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी तेजी से और लागत प्रभावी रोग निदान को सक्षम बनाती है, जिससे स्वास्थ्य सेवा वितरण में क्रांति आती है। ठीक है, तो ये चिकित्सा के क्षेत्र में। उद्योग के क्षेत्र में देखें तो स्मार्ट सामग्रियों के साथ जैव प्रौद्योगिकी का संबंध औद्योगिक नवाचार में एक नए युग की शुरुआत करता है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल उत्पाद इस क्रांति की एक पहचान है, जो अपशिष्ट उत्पादन को कम करके पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इस पर्यावरण अनुकूलन दृष्टिकोण का उदाहरण है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए संधारणीय विकल्प प्रदान करते हैं। ये उद्योग के क्षेत्र में हम अनुप्रयोग देखें। भोजन के क्षेत्र में देखें तो जैव प्रौद्योगिकी ने खाद्य उत्पादन में क्रांति ला दी है, विशेष रूप से आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों, ठीक है, GMO और WEMA वाटर एफिशिएंट मेज फॉर अफ्रीका जैसी सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास के माध्यम से ये नवाचार खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने का वादा करते हैं। ठीक है, एक्चुअली दावा करते हैं। ठीक है, दावा करते हैं विशेष रूप से अफ्रीका जैसे सूखे और कीट संक्रमण के लिए अति संवेदनशील क्षेत्रों में। ठीक है, तो भोजन के क्षेत्र में हम इस तरह के जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग देख रहे हैं। पर्यावरण में देखें तो बायो रेमेडिएशन, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण का एक आधार है जो दूषित पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने के लिए सूक्ष्मजीवों, कवक, पौधों और एंजाइमों के उत्प्रेरक गुणों का उपयोग करता है। बायो रेमेडिएशन प्रक्रियाओं का लाभ उठाकर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली को सुविधाजनक बना सकते हैं और पर्यावरण पर प्रदूषण के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं। ठीक है, इस दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित क्षेत्रों में नवाचार और सफलताएं प्राप्त हुई है। ठीक है, दवाइयाँ और उपचार जो बीमारी को रोकते हैं और उसका इलाज करते हैं। ठीक है, गर्भावस्था परीक्षण जैसे चिकित्सा निदान, जैव ईंधन जो टिकाऊ हैं, अपशिष्ट और प्रदूषण को कम करते हैं और आनुवांशिक रूप से संशोधित जीव यानी कि GMO, ठीक है, जो अधिक कुशल और लागत प्रभावी कृषि की ओर ले जाते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी के आधुनिक अनुप्रयोग अक्सर आनुवांशिक इंजीनियरिंग के माध्यम से काम करते हैं, जिसे पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी के रूप में भी जाना जाता है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक कोशिका संरचनाओं को संशोधित करके काम करती है। किसी जानवर या पौधे की हर कोशिका में ऐसे जीन होते हैं जो प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। ये वे प्रोटीन हैं जो जीव की विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। जीन को संशोधित या उनके साथ बातचीत करके वैज्ञानिक किसी जीव की विशेषताओं को मजबूत कर सकते हैं या एक बिल्कुल नया जीव बना सकते हैं। ये संशोधित और नए जीव मनुष्यों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, जैसे कि अधिक उपज वाली फसलें या सूखे से
सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोध वाली क्षमता वाले जो बीज या पौधे कहें। इसके बाद है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जानवरों के आनुवांशिक संशोधन और क्लोनिंग को भी सक्षम बनाती है, जो क्या है, दो विवादास्पद विकास है। ठीक है, तो हम ये क्या देख रहे हैं, अनुप्रयोग, जैव प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग हमने देखा। अब देख लेते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी में चुनौतियाँ क्या क्या है। ठीक है, तो चुनौतियाँ हैं नैतिक चिंताएं, ठीक है, स्टेम सेल अनुसंधान और क्लोनिंग नैतिकता और मानवीय गरिमा पर बहस को जन्म देते हैं। ठीक है, तो जैव टेक्नोलॉजी क्या है, नैतिक चिंताओं को उजागर करते हैं। मनुष्यों में आनुवांशिक संशोधन जैसे CRI SPR डिजाइनर शिशुओं को जन्म दे सकता है। ठीक है, दूसरा है सुरक्षा एवं पर्यावरण संबंधी मुद्दे। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों, ठीक है, से जैव विविधता प्रभावित होने का जोखिम है। ठीक है, प्रयोगशाला में संशोधित रोग जनकों के आकस्मिक उत्सर्जन की चिंताएं हैं। ठीक है, मृदा और पारिस्थितिकी तंत्र पर GM, ठीक है, फसलों के दीर्घकालिक प्रभाव अनिश्चित बने हुए हैं। ठीक है, तीसरा है कि नियामक और कानूनी चुनौतियां, जीन संपादन यानी कि जीन एडिटिंग, क्लोनिंग और सिंथेटिक जीव विज्ञान के लिए एक समान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का अभाव जो है। जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों जैसे बीज पेटेंट पर पेटेंट विवाद। ठीक है, विकासशील देशों में कमज़ोर जैव सुरक्षा नियम। ठीक है, अगली चुनौती है स्वास्थ्य संबंधी जोखिम, जीन थेरेपी और नए टीकों के संभावित दुष्प्रभाव। ठीक है, एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैव प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक मुद्दे भी एक चुनौती के रूप में हैं। जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति से छोटे किसान की तुलना में बड़ी कंपनियों को अधिक लाभ हो सकता है। ठीक है, अनुसंधान और उपचारों की उच्च लागत गरीब आबादी की पहुंच को सीमित करती है। ठीक है, तकनीकी चुनौतियां क्या है, CRI SPR जैसे जीन संपादन, ठीक है, उपकरण अभी भी सटीकता और अनपेक्षित उत्परिवर्तनों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ठीक है, प्रयोगशाला अनुसंधान को औद्योगिक उत्पादन तक बढ़ाने में कठिनाइयाँ, ये सभी है। और जैव सुरक्षा संबंधी खतरे। ठीक है, जैव आतंकवाद यानी कि इंजीनियर्ड रोगजनकों में जैव प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग हो सकता है। दोहरे उपयोग की दुविधा। ठीक है, अच्छे उद्देश्यों के लिए किए गए अनुसंधान को हथियार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सभी क्या थी, चुनौतियाँ थी जैव प्रौद्योगिकी की। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, जैव प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है, भारत में स्थिति को हमने देखा। फिर उसके बाद क्या है कि जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से हैं, और फिर अंत में हमने देखा कि जैव प्रौद्योगिकी में चुनौतियाँ किस प्रकार की है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।